नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों 19 अगस्त को एक बुलेटिन जारी होती है और उस बुलेटिन में लिखा जाता है एक देश एक परीक्षा। दोस्तों 19 तारीख के बाद से जिन लोगों ने इस बात को समझा उन्होंने इसका समर्थन किया और जिन लोगों ने इसे समझा नहीं उन्होंने इसका विरोध किया, जैसे कि अभी तक भारत में हर खबरों के साथ होता आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सेम ऐसी खबर 19 तारीख के सुबह के लगभग हर पेपर में आपने देखी होगी। तो इसको लेकर परीक्षार्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी हैं कि अब पेपर कैसे होगा, पेपर कौन लेगा, हमें क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा। तो दोस्तों इन सब कन्फ्यूजन को देखते हुए हमने इस विषय पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का फैसला किया है, जिसमें हम प्रयास ये करेंगे कि पिन टू प्लेन हर सारी जानकारी आपको बड़ी आसान भाषा में दी जा सके, ताकि फर्दर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दुविधा ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि भारत सरकार ने एक फैसला किया है कि अब भारत में पेपर लेने के लिए केवल एक ही एजेंसी होगी और वो होगी NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके द्वारा जो पेपर लिया जाएगा उसका नाम होगा CET। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों NRA क्या है, CET क्या है, इसको लेकर क्या क्या आगे फैसले लिए गए हैं, क्या क्या आगे फैसले लिए जा सकते हैं, इसका परीक्षार्थियों पे क्या असर पड़ेगा, परीक्षार्थियों के जेब पर क्या असर पड़ेगा, उनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, इन सब से जुड़ी हुई बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी बातों को फोकस करेंगे इन 4 बिंदुओं पे। पहले तो हम आपको परिचय बताएंगे कि NRA क्या है और CET क्या है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि CET में जो पेपर होगा वो पेपर कैसे होगा और आप उसके लिए कैसे एलिजिबल होंगे। तीसरा बिंदु दोस्तों हमारा होगा CET के फायदे क्या होंगे और CET के नुकसान क्या होंगे, यानी कि CET अगर लागू होता है तो उसका परीक्षार्थियों के जीवन पे क्या असर पड़ेगा, उनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, और अगर ये लागू होता है तो किन किन पे इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, ये हमारा तीसरा बिंदु होगा। दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों के भविष्य में, मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों के आगामी जो पेपर होंगे उस पे इसका कितना असर पड़ेगा। क्या MP टीचर वर्ग 3 की परीक्षा, क्या आने वाली MPSI या MP पुलिस की परीक्षा या 2020 के लास्ट में होने वाली MP PSC की परीक्षा इससे प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये हमारा चौथा बिंदु होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि ये जो पूरा सांचा ढांचा सरकार के द्वारा बुना गया है इसका मतलब क्या होगा, इसका परिचय क्या होगा। तो दोस्तों मैं कुछ आंकड़े देता हूं जिसको सुनने के बाद आप शायद ये समझने का प्रयास करना चालू कर देंगे कि क्या जो NRA लाया गया है वो सही है कि गलत है। दोस्तों अभी तक होता क्या था कि देश में और राज्य में पेपर कराने वाली अलग अलग एजेंसियां होती थी। जैसे जो टॉप ग्रेड की पोस्ट होती थी वो UPSC के द्वारा होता था। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग PSC होता था, यानी कि लोक सेवा आयोग, जस्ट लाइक MP PSC, UP PSC, CG PSC, बिहार PSC। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बल्क में वैकेंसी होती थी वो होती थी SSC, IBPS और RRB। दोस्तों ये तीनों एजेंसी ऐसी हैं जो कि लाखों में जगह निकालती थी। SSC में जितने क्लर्कियल पोस्ट होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के यहां से होते हैं, इसकी भी वैकेंसी लाखों में आती है। और दोस्तों इसमें 2 लेवल होते हैं, एक होता है ग्रेजुएट लेवल, एक होता है 12th लेवल। IBPS भारत में जितने कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने सरकारी बैंक हैं, उनका पेपर लेने वाली संस्था है IBPS। RRB की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होगा। रेलवे से जुड़ी हुई सारी भर्ती जो आने वाली है और जो आएगी, वो सारे जो जगह आएंगी, वो जो सारी भर्तियां होती थी, अभी तक क्या होता था कि ये एजेंसियां खुद अपना अपना पेपर लेती थी। इसके अलावा होता क्या था कि जैसे अपने MP में पहले व्यापम था, अब PB हो गया है। तो ऐसे तैसे करके पूरे देश में लगभग 20 एजेंसियां काम करती थी जो भारत में परीक्षा देने वाले
3 करोड़ परीक्षार्थियों का भविष्य का निर्धारण करती थी। 3 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेते थे भारत में हर साल औसतन। और भारत में अगर आप श्रम विभाग की वेबसाइट की बात माने तो लगभग 1,25,000, लगभग 1,25,000 वैकेंसियां हर साल अपने यहाँ पर फाइनलाइज होती हैं। तो दोस्तों होता क्या था कि अगर आप 3 करोड़ परीक्षार्थियों की बात करें और अगर वो एक वैकेंसी पे 500 रुपए का फॉर्म भरते थे तो ये अमाउंट आता था लगभग 15 अरब रुपए एक पेपर पे। एक पेपर पे देश के परीक्षार्थियों का 15 अरब रुपए खर्च होता था। तो इन सारे विवादों से बचने के लिए, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए सरकार ने फैसला किया कि 19 अगस्त 2020 को 1517 करोड़ का बजट लाया गया, जिसमें यह बोला गया कि अब पूरे देश में जितने बस सरकारी पेपर होंगे उसके लिए केवल आपको एक पेपर देना होगा। और मैंने यहां पे लिखा भी है, एक देश एक परीक्षा। अब दोस्तों दिमाग में आपके एक बात यह आ रही होगी, क्या सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद अगर हम इसमें पास हो जाते हैं या एलिजिबल हो जाते हैं तो क्या सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको यह बता दिया कि अभी तक सिस्टम क्या चल रहा था और आगे सिस्टम क्या होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपना पहला पार्ट परिचय का पूरा कर लिया और हम दोस्तों देखते हैं अपना अगला पॉइंट, सीईटी क्या है। दोस्तों अभी तक हमने इस पूरे सांचे ढांचे का परिचय देख लिया था। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है कि आखिर ये सीईटी है क्या। सबसे बड़ा कंफ्यूजन परीक्षार्थियों के मन में ये है कि सीईटी क्या है, ये कैसे होगा और इसका हम पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों बड़ी आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है अपने फर्स्ट मूवर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों यहां पर हमने बड़े सिंपल तरीके से 2 कॉलम बनाए हुए हैं। एक साइड हमने लिखा है 10th 12th ग्रेजुएशन और एक साइड हमने लिखा है एजेंसियों के नाम। तो दोस्तों अभी तक होता क्या था कि बैंक के लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ता था, रेलवे के लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ता था, एसएससी के लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ता था, स्टेट जो एजेंसी होती हैं जैसे पीबी, व्यापम, इनके लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ता था। और प्राइवेट कंपनियां जो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, प्राइवेट कंपनी यानी कि जो गैर सरकारी कंपनियां हैं, उनके जो पेपर होते थे वो भी अलग से होते थे। तो दोस्तों अब सुधार क्या किया गया है कि सीईटी के माध्यम से इन सारे एजेंसियों के लिए केवल एक पेपर होगा। पर दोस्तों ध्यान ये रहे आपको कि सीईटी केवल एक प्री टेस्ट है। जैसे एग्जांपल मैं समझाऊं आपको कि बैंक का पेपर देते हैं तो पहले आपको प्री देना पड़ता था, फिर मेंस देना पड़ता था। आप रेलवे का पेपर दें, पहले आप प्री दें, फिर आप मेंस दें। एसएससी के पेपर में भी जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है उस पे पहले आप प्री देते थे, फिर मेंस देते थे। तो दोस्तों ये जो प्री वाली प्रथा है इन सब को खत्म कर दिया गया है। अब इन सब का प्री सीईटी कहलाएगा। यानी कि अगर आप एक बार सीईटी दे देते हैं तो आपको प्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होगी कि अगर आप सीईटी का प्री आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आपको बैंक में जाना है तो आपको प्री तो यही वाला काम करेगा, पर मेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आप रेलवे में जाते हैं तो प्री आपका काम करेगा, पर आपको मेंस देना पड़ेगा। अगर आप एसएससी में जाते हैं तो एसएससी के लिए भी आपको प्री है यही वाला माना जाएगा, पर मेंस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने दिमाग में आप बैठा लें कि ये सीईटी केवल एक प्री लेवल का पेपर होगा, यानी कि ये टीयर 1 का पेपर कहलाएगा आसान भाषा में। बाकी टीयर 2 और टीयर 3 के जो पेपर होते हैं, जो बैंक, आरआरबी और एसएससी में होते थे, वो होते रहेंगे। पर कुछ विभागों ने यह भी बोल दिया है कि अगर कोई प्री निकाल लिया है तो हम डायरेक्ट इसी प्री के मेरिट के आधार पे उसे वैकेंसी में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा एक बात और बताने योग्य है, जैसे दोस्तों आपने सीईटी का प्री निकाल लिया और जिन जिन परीक्षाओं में मेंस नहीं होता है
तो उन परीक्षाओं में फिजिकल होते होंगे, मेडिकल होते होंगे और इंटरव्यू होता होगा। तो ऐसे परीक्षाओं में आपको प्री यही वाला देना पड़ेगा, इसके बाद आप डायरेक्ट फिजिकल दें, मेडिकल करवाएं और इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सीटी का मतलब। दोस्तों इसके अलावा सीटी के बारे में एक और कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन सीटी दे सकता है। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार की। ये व्यवस्था हमारे देश में अभी आई है, बाहर के देशों में ये व्यवस्था बहुत दिन से चल रही थी। तो दोस्तों सीटी के लिए कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बड़ी आसान भाषा में आप समझ रहे हैं। सीटी 3 स्तर पे अपना पेपर लेगा, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। दोस्तों भारत में जो भी वैकेंसी आती हैं तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया 10th ही माना जाता है। तो 10th वाले 10th लेवल पे पेपर दे दें, 12th वाले 12th लेवल पे पेपर दे दें और ग्रेजुएट लेवल पे लोग अपना ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर दे सकते हैं। दोस्तों सीटी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आप यहां पे समझ लीजिए। अभी तक दोस्तों होता क्या था कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता था। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ तो पढ़ेंगे पर आपको कुछ अलग चैप्टर पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। आप रीजनिंग पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ अलग हटके पढ़ेंगे, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो मैथ आपको बहुत हार्ड लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग आपको बहुत टॉप लेवल पे आती है, इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी तक होता क्या था कि अलग अलग आप जब फॉर्म डालते थे तो आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी। मैथ ही पढ़ते थे पर मैथ अलग अलग चैप्टर का अलग अलग महत्व है। रीजनिंग किसी में आसान, किसी में टफ, इंग्लिश किसी में मॉडर्न, किसी में हल्की इंग्लिश, साइंस पढ़नी पड़ती थी, किसी में साइंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हर पेपर के लिए हमें अलग अलग माइंडसेट करना पड़ता था, अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, अलग से कोचिंग करनी पड़ती थी। तो दोस्तों इन सब को मिलाकर अब फैसला ये लिया गया है कि जो प्री लेवल का पेपर होगा वो सीटी लेगी। इसके अलावा जो ये आईबीपीएस, बैंक, आरआरबी, रेलवे और एसएससी का जो मेंस का पेपर होगा वो मेंस का पेपर ये अपने अपने हिसाब से ही लेंगे। जिन जिन पेपरों में मेंस होता है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यूपीएससी या कि एमपीपीएससी में भी प्री मेंस होता है, तो मैं पहले बताता चलूं कि यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ये जो स्टेट पीएससी हैं और यूपीएससी है, इनमें ये सीटी लागू नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें एक फायदा ये भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि जगह आती है क्लर्क की और पीओ की। तो मान लीजिए कि 4000 लोगों ने क्लर्क के लिए अप्लाई किया और यही इसी में से 3000 लोगों ने पीओ में भी अप्लाई कर दिया। ये लोग क्लर्क की भी जगह ले रहे हैं, पीओ में भी पास हो जाते हैं, पर इनको नौकरी एक ही करनी है। पर ये जगह कितनी कैप्चर कर रहे हैं? 2। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार पढ़ाई तगड़ी कर लिए, आईबीपीएस भी निकाल लिए, आरआरबी भी निकाल लिए, एसएससी भी निकाल लिए, सारे पेपर निकाल लिए, पर इनको एक ही नौकरी करनी है तो ये बाकी जगह कैप्चर करके रखते थे। तो सीटी आने के बाद से क्या होगा कि जितनी वैकेंसी होंगी उतने व्यक्ति सेलेक्ट होंगे। तो इससे होगा क्या कि इसमें कोई भी सीट खाली नहीं जाएगी। दोस्तों 2016 के एमपी पुलिस में कई वैकेंसियां महिला कोटा वाली खाली चली गई थी। तो इसमें एक लाभ ये होगा कि कोई भी सीट इसमें खाली नहीं जाएगी और दूसरा ये कि इसमें वेटिंग लिस्ट में आपको रखकर आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा सेगमेंट था कि सीटी क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़ी आसान भाषा में इसे समझ लिया होगा। दोस्तों हम आगे देखते हैं अपना तीसरा पार्ट। दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि सीटी का परिचय क्या है, एनआरए का परिचय क्या है, सीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सीटी के फायदे और नुकसान। तो दोस्तों आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा कि सीटी आने से क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीटी के आने के साथ ही कई जगह र्यूमर आने लगे कि सरकार
छात्रों का भला नहीं चाहती। कई जगह जिन्होंने इसे समझा है तो उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। तो दोस्तों हमारा और हमारी संस्था का पूरा प्रयास होगा कि आप बड़ी आसान भाषा से इसे समझें और इसका समर्थन करें। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे सीटी के फायदे की और नुकसान की। दोस्तों अगर हम बात करें सीटी के पहले फायदे की, तो जो आपका सिलेबस की बात करें तो दोस्तों अभी तक हर संस्था और हर पेपर के लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। एग्जाम्पल अगर आपको एमपीएसआई निकालना है तो आपको 70 नंबर की हिंदी पढ़नी है। 70 नंबर की हिंदी किसी और पेपर में नहीं पूछी जाएगी। जैसे आपको मान लीजिए कि एमपीएसआई निकालना है तो आपको 30 नंबर की इंग्लिश पढ़नी है, पर हो सकता है इंग्लिश किसी और पेपर में ना आए। तो यानी कि आपको हर एक पेपर के लिए अलग से पाठ्यक्रम रहता था, अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। सीटी आने के बाद दोस्तों ये सुधार हो गया है कि पूरे देश का केवल एक ही सिलेबस होगा, यानी कि आपको बड़े स्पष्ट भाषा में बता दिया जाएगा। जितना बोला जाएगा उससे ज़्यादा एक नंबर का भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बोल दिया गया है कि सीटी 100 नंबर का आएगा तो ये उसमें क्लियर रहेगा कि 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का जीके जीएस। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है। सिलेबस के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा कि 10th लेवल पे क्या सिलेबस देंगे, 12th लेवल पे क्या सिलेबस देंगे और ग्रेजुएट लेवल पे क्या सिलेबस देंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आपको अलग अलग किताबें खरीद के अलग अलग कोचिंग में जाके अलग अलग टीचरों से अलग अलग बातें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। अब आपको केवल एक ही बार पढ़ाई करना है और अगर आप एक बार तगड़े से पढ़ाई कर लेंगे तो सरकारी नौकरी लेने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। दोस्तों पहला फायदा था। दोस्तों दूसरा फायदा ये था कि आपको केवल एक ही बार परीक्षा देनी है। यहां पे दोस्तों अगर आपको ये लग रहा होगा कि क्या हम सीटी एक ही बार दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक परीक्षा का मतलब होगा कि पूरे देश में एक ही पेपर होगा। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि हम एमपी वाले थे तो हमें पेपर कठिन मिला, यूपी वालों को आसान मिल गया होगा। पूरे देश में एक ही पेपर होगा। ये पेपर एक साल में 2 बार होगा। तो पेपर हर साल 2 बार होगा तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेपर दे सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा होगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि यार इस बार मुझे 70 नंबर मिले हैं, अगली बार हो सकता है कि मैं पेपर दूं तो 75 मिल जाए, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप पूरे देश में एक ही पेपर होगा, आयोजन एक ही पेपर का होगा। ये पेपर हर एक साल में 2 बार होगा तो आप हर साल दोनों पेपरों में भाग ले सकते हैं। तीसरा दोस्तों इसी में पॉइंट मैं बता दूं, ये पेपर ऑनलाइन बेसिस पे होगा, यानी कि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। जो अभी तक स्कैम चल रहे थे, जो अभी तक घोटाले चल रहे थे, वो सारी तरीके से पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। और दोस्तों एक बार अगर आप सीटी का पेपर निकाल लेते हैं तो ये पेपर, ये स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आपने एक बार, जैसे 2021 में जब इसकी शुरुआत होगी, 2020 में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, 2021 में ये शुरू होगा। तो जब 2021 में आपने सीटी निकाल लिया तो आप 2023 तक जितनी बार वैकेंसियां देश में आएंगी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि आप बार बार पेपर देना चाहें अपना नंबर बढ़ाने के लिए तो दे भी सकते हैं। अगर आप ना देना चाहें तो आप 3 साल में एक ही बार पेपर दें और जितनी बार वैकेंसियां आए आप सब में फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा फायदा कि आपको एक ही परीक्षा देना होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों तीसरा फायदा ये होगा कि आपको मेहनत एक ही बार करनी है। यानी कि जैसे अभी रेलवे आया था, एनटीपीसी, सब उसमें लग गए। अभी पुलिस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब पुलिस में लग जाएंगे। अभी बैंक आ जाएगा, सब बैंक में लग जाएंगे। तो ये सारी झंझट अब खत्म हो जाएंगी। जितने बार पेपर होंगे आप एक बार तगड़ी मेहनत कीजिए, एक ही बार मेहनत कीजिए, ढंग से मेहनत कीजिए, सरकारी नौकरी आपके जेब में होगी। तो दोस्तों आपको मेहनत एक ही बार करनी होगी। दोस्तों चौथा फायदा है कि इसके लिए पोर्टल एक ही बनाया जाएगा, यानी कि जो वेबसाइट होगी एनआरए की वो एक ही होगी। इसका दोस्तों बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक होता क्या था कि जैसे ही किसी एग्जाम की लास्ट डेट आती है उसके 2 दिन 3 दिन पहले से सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि अचानक इतना ट्रैफिक आ जाता है कि वो ट्रैफिक लोड नहीं ले पाएगा और कई लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाता।
तो इसके लिए एक यूनाइटेड फॉर्म में एक पोर्टल अलग से बनाया जाएगा, जिस पे आप जाकर आसानी से एक ही पोर्टल में IBPS, RRB, SSC सारे एजेंसियों के लिए आप एक ही पोर्टल में एक ही बार में अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको IBPS के लिए अलग पोर्टल, RRB के लिए अलग पोर्टल, SSC के लिए अलग पोर्टल में नहीं जाना पड़ेगा। ये दोस्तों अगला एक फायदा होगा। दोस्तों पांचवा फायदा होगा और परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ा फायदा है कि फीस। दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको फीस हमेशा ज़्यादा देनी पड़ती है। हर पेपर में आपको 500 देना पड़ता है, 700 देना पड़ता है। और जब आप फीस देते हैं तो उसके बाद आपको सेंटर प्रॉपर नहीं मिलता। जैसे कोई सीधी में पेपर देना चाहता है पर उसका सेंटर हो गया रीवा में, सतना में, तो आप एक बार 700 फीस लगा भी दिए पर सेंटर आपको मिला सतना में, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सतना बहुत दूर है, हम नहीं जा पाएंगे। तो मैंने दोस्तों सबसे स्टार्टिंग में एक फिगर दिया था कि 3 करोड़ लोग हर साल पेपर देते हैं, और अगर हम एक औसत में 500 रुपये फीस लगाएं तो 15 अरब रुपए एक पेपर में लग जाते हैं हमारे। तो आपको अभी तक अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। किसी पेपर की फीस 500 है तो किसी पेपर की फीस 5000 भी होती है, किसी की 700 होती है, किसी की 1000 होती है। तो एक एवरेज और मोटे तौर पे अगर 500 माना जाए तब भी एक पेपर में 15 अरब रुपए खर्च होते थे, जो कि अब नहीं होंगे। सारे बच्चों को एक बार में एक ही बार फीस देनी है और वो एक पेपर निकालेंगे, 3 साल के लिए वैलिड होंगे। एक पेपर निकालेंगे तो 20 से 25 नौकरी के लिए वो योग्य हो जाएंगे। तो दोस्तों फीस को लेकर जो अभी तक कयास लग रहे थे कि सरकार फीस वसूलने के लिए ये वैकेंसी निकालती है, तो दोस्तों अब इसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा। दोस्तों अगला फायदा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने IBPS में फॉर्म डाल दिया और SSC में फॉर्म डाल दिया या बैंक में फॉर्म डाल दिया, तो होता क्या था कि अगर कोई भी क्वेरी आती थी तो किसी भी क्वेरी के लिए होता क्या था कि अगर आपको कोई समस्या है तो समस्या के लिए अगर आप फोन लगाते हैं तो उस पर सॉल्यूशन कोई नहीं देता आपको। यानी कि जैसे आपका फॉर्म गलत हो गया या कि डेट चेंज हुई है, सेंटर चेंज हुआ है, तो आप IBPS वालों को फोन लगाते रहो, RRB में फोन लगाते रहो, SSC में फोन लगाते रहो, कोई फोन नहीं उठाएगा। इसमें क्या किया गया है कि ये जो 1517 करोड़ का बजट दिया गया है नारे के लिए, इसमें एक बात ये भी बोली गई है कि ये आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिसमें 24/7 यानी कि 24 घंटे आप अपने हर प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं। एक अलग से IT टीम बैठाई जाएगी, एक अलग से डेस्क बैठाया जाएगा जो आपको आपके हर समस्या पे समाधान देगा। दोस्तों ये हुआ हमारा अगला फायदा। इसके अलावा दोस्तों अभी तक होता क्या था कि जो भी पेपर होते थे वो या कि इंग्लिश में होते थे या फिर हिंदी में होते थे। भाषा को लेकर भारत में बहुत बड़ा विवाद होता था कि जो गैर इंग्लिश या गैर हिंदी वाले परीक्षार्थी हैं उनको नुकसान होता था। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है कि अब जो CET होगा दोस्तों वो होगा 12 भाषाओं में। जो भारत की प्रमुख 12 भाषाएं हैं सब में पेपर होगा। भारत के किसी भी परीक्षार्थी के साथ भाषा को लेकर पक्षपात या अन्याय नहीं होगा। इस बात का विशेष फोकस किया गया है इस नई योजना में। दोस्तों इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि जो छोटे शहर होते थे, छोटे शहरों में सेंटर मिलता नहीं था। सीधी वालों को सेंटर सीधी में नहीं मिलेगा, वो भेज देंगे सतना, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो बच्चे यहां से वहां जाने के डर से पेपर देते ही नहीं थे। तो इस स्कीम में ये बहुत बड़ा सुधार किया गया है कि पूरे देश में 1000 से ज्यादा सेंटर होंगे और कम से कम हर जिले में एक सेंटर तो जरूर ही होगा। तो दोस्तों इसका असर क्या होगा कि हमारे देश की जो, हमारे शहर की, हमारे राज्य की जो महिला परीक्षार्थी हैं वो दूरी के कारण पेपर देने नहीं जाती थी, और जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो भी शहर आ नहीं पाते थे, दूसरे शहर जा नहीं पाते थे। तो इसके लिए होगा क्या कि 1000 सेंटर बनाए जाएंगे, मोर देन 1000, और लगभग हर जिले में एटलीस्ट एक सेंटर तो जरूरी होगा, जिससे महिलाओं के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत आसान मौका हो जाएगा, सरकारी नौकरी में आना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले फायदे की बात करें
तो अगला फायदा काफी बेहतरीन होगा कि कई बार होता ये था कि एक लड़का, एक व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा लिखा है, कई सारी वैकेंसी लेके बैठ जाता था, पर वो वैकेंसी कई सारी लेता था, पर वो अप्लाई एक ही जगह करेगा, नौकरी वो एक ही जगह करेगा, तो इससे वो जो 4 5 6 सीटें कैप्चर करके रखा है उससे आपको नुकसान होता था। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, एक व्यक्ति एक ही नौकरी लेगा, बाकी जो सीटें होंगी वो हमारे आपके लिए छोड़ दी जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति एक और मौके अनेक। दोस्तों अगर अगले फायदे की बात करें तो सीटी में एक जो बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है उसमें होगा क्या कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना लगभग तय है। अभी तक होता क्या था कि किसी पेपर में मैथ कम पूछी जाती है और बाकी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती थी, तो लोग मैथ नहीं पढ़ते थे, बाकी चीज़ें पढ़ के पेपर निकाल लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको लगभग हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी और जो शिद्दत से पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, आई मस्ट होप कि वो अपना पेपर जरूर क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने इस बड़ी आसान भाषा में आपको सीईटी के फायदे और सीईटी के नुकसान बताने का पूरा प्रयास किया है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो सीईटी के बम्पर फायदे हैं। हर पढ़ने वाला व्यक्ति सेलेक्ट होगा। सीईटी निकालने के बाद आप प्री मेंस देंगे तो उसमें आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे। सीईटी में अगर आपके मार्क अच्छे होंगे तो आपको आगे फायदा मिलेगा। जिसमें मेंस नहीं होता है उसमें आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की कि सीईटी के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों अब सबसे काम की खबर मैं बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के मन में बड़ी दुविधा है कि 2017 से वैकेंसी आ नहीं रही हैं और जो पेपर हुए हैं या जो पेपर आने वाले हैं उस पे इसका कितना असर पड़ेगा, एमपी टीचर की वैकेंसी पे इसका कितना असर पड़ेगा, एमपी एसआई या एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो भी पेपर होंगे उस पे इसका कितना असर पड़ेगा और एमपी पीएससी पे इसका कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों शिवराज सिंह ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश एनआरए एजेंसी को और सीईटी के पेपर को स्वीकार कर रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश सीईटी को एक्सेप्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 20 तारीख को सीईटी आया है, एनआरए आया है और 21 तारीख को शिवराज सिंह ने घोषणा कर दी हम इसे अपने राज्य में अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एमपी टीचर पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एमपी एसआई और एमपी पुलिस के पेपर में फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एमपी एसआई और एमपी पुलिस का पेपर, साथ ही साथ जो एमपी में इंजीनियरों के पेपर होते थे वो पेपर भी पीबी ही लेगा। और इसके अलावा पीबी का वर्डन कम करने के लिए, पीबी का बोझ कम करने के लिए ये बात जरूर बोली गई है कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जब बच्चे सीईटी के लिए यूज टू हो जाएंगे, सीईटी को समझने लगेंगे, तब हम धीरे से पीबी को समाप्त कर देंगे। पर फिलहाल इन तीनों वैकेंसियों पे पीबी का कोई असर नहीं पड़ेगा। और एमपी में जो सबसे फेमस नौकरी है पुलिस की, पटवारी की, एसआई की, इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैं लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रयास करते हैं पर जा नहीं पाते, तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी मान्य कर दिया गया है कि अगर प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, कोई भी कंपनी हो, अगर वो चाहें कि प्राइवेट कंपनियों में हम अच्छे बच्चों को लें तो वो सीधे तौर पे सीईटी के स्कोर कार्ड मंगवा लेंगे और ये बोल देंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जिसके सीईटी में 100 में 80 नंबर हैं वो अप्लाई कर दो, तो वो आप 80 से ऊपर वाले अप्लाई कर देंगे, साथ में ये आपका इंटरव्यू लेंगे, सिलेक्शन कर देंगे। तो अभी तक प्राइवेट कंपनियों के पेपर होते नहीं थे, पर ये एक ऐसा पेपर दोस्तों होगा, एक इतना विशाल और गौरवशाली चेंज हो रहा है जिसमें आप सरकारी नौकरी में तो जा ही सकते हैं, साथ ही प्राइवेट नौकरी में भी आपको जाने के मौके अपार होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा प्रयास ये था
कि सीईटी क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, मध्य प्रदेश के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमने बड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बड़ी आसान भाषा में आपने समझा होगा। और दोस्तों लास्ट में मेरा आपसे अनुरोध होगा कि चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय होगा जो आपको तो प्रभावित करेगा ही, आपके घर परिवार, दोस्तों, कलीग्स, रूममेट, क्लासमेट, ऑफिसमेट सबको प्रभावित करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि इसके होने वाले फायदे नुकसान को समझ पाएं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल के बाकी वीडियो होंगे आप उन्हें देखें, और हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत धन्यवाद।